नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। इकोनॉमिकम के ताजा संस्करण में आप सभी का बहुत स्वागत है। अर्थात की नई किस्त लेकर मेरे साथ मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी स्टूडियो में जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। पिछले इकोनॉमिकम को बढ़िया रिस्पॉन्स सर? हाँ, पिछले इकोनॉमिकम को अधिकतर लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और चूंकि हमने डॉलर इंडेक्स से जुड़े हुए चीज़ों को समझाया था, उस पर सवाल भी कई सारे आए जिन्हें हम शायद अगले संस्करण में शामिल करेंगे। और वो घटनाक्रम जो डॉलर इंडेक्स की मजबूती पिछले 2 महीने से दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित कर रही है, वही स्थिति हमें इस सप्ताह भी दिख रही है। और आज जब हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं तब रुपया डॉलर के मुकाबले 82 का स्तर पार कर चुका है। चलिए, तो अब आज के अर्थात पर चर्चा शुरू करें अंशुमान जी से। उससे पहले आपको आज के शो में क्या क्या खास है, इसका ऑन द शो क्या है, ये बता देते हैं। तो सबसे पहले हर हफ्ते की तरह बात होगी अर्थात पर, उसके बाद आपके सवाल, अंशुमान जी के जवाब, उसके बाद बात करेंगे इनकम के हिस्से पे, कौन से नए शो के बारे में, कौन सी नई सीख आपको अंशुमान जी इस हफ्ते दे रहे हैं। और चलते चलते अंशुमान जी किस्सों के सिक्के से पर्दा उठाएंगे और बताएंगे एक खास किताब के बारे में जो हम इस हफ्ते पढ़ सकते हैं। बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं इस हफ्ते का अर्थात। सर, सबसे पहले ये बताइए आज के अर्थात का विषय क्या है? आज के अर्थात का विषय, हम जिस विषय पर अब चर्चा कर रहे हैं, जो लोग नियमित भारतीय अर्थव्यवस्था को करीब से फॉलो कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग उसे देख रहे हैं करीब से, उन्हें 2-3 बड़े आंकड़े उनके दिमाग में घूम रहे होंगे। ये वो कहें कि 3-4 सवाल उनके दिमाग में घूम रहे होंगे कि भारत की आर्थिक विकास दर लगातार गिरती क्यों जा रही है। दुनिया भर की एजेंसियों को तमाम कोशिशों के बाद भी भारत की आर्थिक विकास दर बढ़ते रहने के आंकलनों पर भरोसा क्यों नहीं हो रहा है। रिजर्व बैंक की तरफ से की जा रही कोशिशों का असर महंगाई पर क्यों नहीं दिख रहा है। और आखिर ये पूरी की पूरी गतिविधि किस दिशा में इशारा कर रही है। त्योहारों के ठीक मौसम से पहले भारत में वो विकास दर की वो तेज आंकलन या बढ़ने की उम्मीदें क्यों नहीं दिख रही हैं। कहाँ कौन सी वजहें हैं जहां पर ये पहिया, भारत के आर्थिक विकास का पहिया, जाकर फंस गया है। और हम वो उलझन सुलझाने की कोशिश करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे कि जो वास्तविक तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था के भीतर इस समय घट रहा है। चलिए, तो क्या अर्थव्यवस्था के भीतर घट रहा है ये अंशुमान जी से समझेंगे। और आज के अर्थात की जो शुरुआत अंशुमान जी कर रहे हैं वो यहां से कर रहे हैं कि एक तरफ सरकार है जो मान रही है कि दुनिया में मंदी आई तो इसका फायदा भारत को होगा। भारत की आर्थिक विकास दर 7% की रफ्तार से दौड़ती रहेगी। आरबीआई भी ये मान रहा है कि भाई 7% की रफ्तार से तो हम दौड़ते रहेंगे। लेकिन दुनिया की कुछ और एजेंसियां ऐसी हैं जो आर्थिक विकास का पहिया धीमा पड़ेगा ऐसे आकलन फेंक रही हैं। इन विरोधी अनुमानों के लिए अंशुमान जी जिम्मेदार बता रहे हैं आंटुआन गोवो को। नाम तो मुझे नहीं लगता आपने भी सुना होगा, क्योंकि मैंने भी नहीं सुना था जब मैं ये अर्थात पढ़ रहा था। बहुत संभव है कि आपने भी ये नाम नहीं सुना होगा। तो अंशुमान जी से ही पूछते हैं कि सर, क्या है ये आंटुआन गोवो, कैसे जिम्मेदार हैं और क्या आकलन है? हाँ, आंटुआन गोम्बो के किस्से से हम इसलिए इस बात को शुरू कर रहे हैं क्योंकि जब हम आंटुआन गोम्बो ने हमें क्या बताया, जो लोग अर्थव्यवस्था या गणित को करीब से देखते या समझते हैं उनको ये समझ में आएगा। भारत की अर्थव्यवस्थाओं में 2 प्रतिस्पर्धी किस्म के आंकलन हमें दिखाई दे रहे हैं। एक आंकलन हमें दिख रहा है सरकार की तरफ से, उसका कहना है कि 7% की आर्थिक विकास दर तो इस साल हासिल हो ही जाएगी। दूसरी तरफ सारी एजेंसियाँ, भारत का अपना रिजर्व बैंक दूसरे खेमे में खड़ा है और वो कह रहा है कि 7% तो छोड़ दें, 6.5% की विकास दर मिलना भी मुश्किल है। अब ये जो असमंजस है, ये असमंजस क्यों निकल रहा है, इसके पीछे एक बड़ा सिद्धांत काम कर रहा है। और उस सिद्धांत के को लेकर या उस सिद्धांत के प्रणेता या प्रवर्तक थे आंटुआन गोम्बो। आंटुआन गोम्बो एक जुआरी थे, गैम्बलर थे, लेकिन वो जुआरी होने के साथ दार्शनिक भी थे, लेखक भी थे और पोइट भी थे। 17वीं सेंचुरी में फ्रांस का जो बौद्धिक समाज था, जो वहाँ का इंटेलेक्चुअल ग्रुप्स था, उसमें वो जुए के जरिए मैथमेटिक्स के सवालों को हल करने को लेकर काफ़ी प्रतिष्ठित थे। आंटुआन गोम्बो को काफ़ी प्रतिष्ठा मानी जाती थी कि वो गैम्बलिंग से मैथमेटिक्स के सवालों को हल करते थे। उन्होंने जुए के रहस्य को सुलझाते हुए गणित को, अर्थशास्त्र को और दर्शन को एक थ्योरी दी जिसको प्रोबेबिलिटी थ्योरी कहा जाता है। प्रोबेबिलिटी थ्योरी से बहुत सारे लोग अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत सामान्य थ्योरी है जो अर्थव्यवस्था में, गणित में, दर्शन में सब जगह स्थापित की जाती है। उन्होंने ये कहा, उनके बाद 2 और गणितज्ञ थे जिन्होंने आंटुआन गोम्बो की थ्योरी को आगे जाकर गणित पर लागू किया और इस तरह से स्थापित कर दिया कि कुछ भी हो जाए, लेकिन उछाला गया सिक्का सीधा गिरेगा, इसकी संभावना 100 में से एक बार भी नहीं, शोले फिल्म को छोड़कर। वो
इसकी संभावना ना के बराबर है कि एक उछाला गया टॉस 100 में से एक बार भी सीधा गिरेगा। ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी है। या जैसे ये माने कि कुछ खास इस तरीके के कॉम्बिनेशंस हैं जो कभी बनते नहीं दिखाई देंगे, जैसे कि अंधेरा या उजाला एक साथ नहीं हो सकता। और इसे गोम्बो और बाकी जो मैथमेटिक्स थे उन्होंने इसे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट कहा था। यानी दर्शन में, अर्थशास्त्र में और गणित में कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, जो दो एक साथ नहीं हो सकते। यानी जैसे एक पासा फेंका जाए तो उसमें 3 और 6 एक साथ नहीं आएंगे। अगर अंधेरा होगा तो उजाला नहीं होगा। तो अब भारत की अर्थव्यवस्था को करीब से देखने वाले लोग, वो सारे लोग जिनके आकलन आप मनी सेंट्रल की चर्चाओं में सुनते हैं या अखबारों में पढ़ते हैं कि भारत की आर्थिक विकास दर 7% से नीचे रहेगी, वो ये मान रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था 3 म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बीच में फंस चुकी है और ये तीनों एक साथ नहीं हो सकते। ऐसी असंभव परिस्थितियां जिसमें 2 एक साथ होंगे तो तीसरा नहीं हो पाएगा। और इसलिए वर्ल्ड बैंक ने, इसके बीच में वर्ल्ड बैंक की सिफारिश भी आ गई कि अगर ये वाली मंदी आई, जो मंदी आती दिखाई दे रही है, तो उभरती अर्थव्यवस्थाओं को, इमर्जिंग इकोनॉमीज को, जिसमें भारत शामिल है, उन्हें बड़ी कीमत चुकानी होगी, क्योंकि कोविड का लॉकडाउन और कोविड की मंदी उनकी अर्थव्यवस्थाओं में उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा निकल चुकी है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में भी ये बात कही थी। तो जो आंटोन गोम्बो की प्रोबेबिलिटी थ्योरी है वो भारतीय अर्थव्यवस्था को में म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट बनकर फंस चुकी है। और वो 2 चीजें कौन सी हैं और तीसरी कौन सी चीज है, इन 2 के होने पर वो तीसरी क्यों नहीं होगी, हम इसे समझने की कोशिश करेंगे और वहां से हम उस सवाल का जवाब पाएंगे कि आखिर सरकार के आकलन और रिजर्व बैंक के आकलन में इतना बड़ा फर्क हमें क्यों दिखता है, या बाकी एजेंसियों के आकलन और सरकार के आकलन भारतीय अर्थव्यवस्था के मामले में इतने अलग अलग क्यों हैं। चलिए, तो प्रोबेबिलिटी की थ्योरी के जनक से आप मिल लिए, मैं मिल लिया, लेकिन अब समझना यह जरूरी है सर कि भारत के आर्थिक विकास के साथ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट क्या है। मतलब अगर ग्रोथ होगी तो क्या नहीं होगा। अब आप तिमाही आंकड़े जब आते हैं तब हम उस पर चर्चा करते हैं भी। हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर हर महीने आते हैं औद्योगिक उत्पादन के, मांग के, डिमांड के, उसके बाद अभी फिर आर्थिक विकास के अलग अलग आंकड़े आते हैं। हम मासिक आधार पर उस पर प्रतिक्रिया भी करते हैं, विश्लेषण भी करते हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था 2020 का मैच नहीं होती, इतनी छोटी अवधि का 2020 का मैच नहीं होती। जो लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं और सारे लोग करते हैं, ज़्यादातर लोग, ना नौकरियां 1 साल के लिए होती हैं, ना कारोबार 1 साल के लिए होते हैं, ना निवेश 1 साल के लिए होते हैं, वो 5-10 साल के लिए होते हैं। तो वो ये जो हाई फ्रिक्वेंसी आंकड़े होते हैं जो मंथ में, तिमाही में आते हैं, उन्हें खुरच कर जब लोग भीतर की तरफ देखने के लिए की कोशिश करते हैं तब वो उन वास्तविकताओं को समझते हैं जो हो रहा है। और भारतीय अर्थव्यवस्था एक 7% के चक्कर में फंस गई है। ये एक 7% का फेर है, ये 7% का चक्कर है। इन 3-7% में, इन 3-7% में एक 7% तो अच्छा है और जरूरी है, लेकिन उसके लिए 2-7% नहीं होने चाहिए। यानी वो 2-7% जब नहीं होंगे तभी ये एक 7% मिलेगा, वो एक 7% मिलेगा। अब ये 7% का पेज हम एक एक करके खोलते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये 7% का चक्कर क्या है और किस 7% में जाकर भारतीय अर्थव्यवस्था फंसी हुई है। तो सर चलिए, बाकी तो बात आगे करेंगे, लेकिन एक छोटा सा सवाल, वो जो अच्छा 7% है जो चाहिए वो तो ग्रोथ वाला ही है ना। वो 7% अच्छा ग्रोथ वाला है। 7% की ग्रोथ अच्छा 7% है जो 7% और उससे ज़्यादा भी चाहिए। 7% तो मिनिमम है। 7% तो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है कि हमारे पास 24 घंटे में से 12 घंटे 18 घंटे बिजली आनी चाहिए, तो वैसी ज़रूरत है 7% की। चलिए, ये तो अंशुमान जी ने समझा दिया कि 7% की ग्रोथ अगर आपको चाहिए तो बाकी 2 चीज़ों को 7% नीचे रहना पड़ेगा। तो अब सीधी सी बात है कि अगर हमको भाई ग्रोथ तो चाहिए तो 2 चीज़ें नीचे रहें, ये जरूरी है। सर कौन सी वो 2 चीजें, पहले उनको समझते हैं। पहला सत्ता बताइए। हाँ, पहला सत्ता कौन सा है? तो ये सत्ते पे सत्ता है भारतीय अर्थव्यवस्था का। इसमें पहला सत्ता समझिए ये जो 777 है, इसे हम समझिए। भारत को स्पष्ट रूप से किसी तुक तर्क या बहस की आवश्यकता नहीं है। टन्स एंड टन्स ऑफ रिपोर्ट्स, सरकार के आकलन स्पष्ट रूप से बताते हैं कि भारत को 4 से 5% की रिटेल इन्फ्लेशन चाहिए, खासतौर पर उस वक्त जबकि हम इनकम टूटने के सबसे ख़राब दौर में है, जब वेज ग्रोथ टूटी हुई है, लोगों के पास कमाई नहीं है। भारत को 4 से 5% की खुदरा महंगाई दर चाहिए। इससे जरा सी भी महंगाई दर ऊपर जाती है, पूरे साल के दौरान किसी भी वक्त जाती है या लंबी अवधि में भी जाती है, तो कमाई कम और ज़िंदगी जीने की लागत ज़्यादा हो जाती है और इसके बाद बाजार में मांग का, डिमांड का और आपूर्ति का संतुलन बिगड़ जाता है।
इसीलिए उपभोक्ता महंगाई के लिए रिजर्व बैंक ने 4 से 6% का लेवल तय किया है। पूरी कोशिश रिजर्व बैंक की यह है कि 4% हो तो बहुत अच्छा है, 6% से नीचे रहे तो ठीक है, संतुलित है। 6% से ऊपर गए कि खतरे के अलार्म बजे और लाल झंडे दिखाए जाने लगे। अब रिजर्व बैंक ये कह रहा है अपनी ताजी मौद्रिक समीक्षा में कि इस साल बहुत बड़ी बात होगी अगर भारत की महंगाई दर 7% पर औसत रोक ली जाए। आप मासिक महंगाई दर से इसे पूरे साल की महंगाई दर के लिए देखें। कंपनी उत्पादन साल भर के लिए करती है, कीमतें साल भर के लिए तय होती हैं, तनख्वाहें साल भर में एक बार बढ़ती हैं, सारी चीजें एक साल के लिए होती हैं। तो आकलन अर्थव्यवस्था के सालाना के तौर पर चलते हैं। इंक्रीमेंट भी साल में एक बार आता है। कंपनियां भी अपनी तरफ से जब कमीशन और बाकी चीजें रिवाइज करती हैं तो भी एनुअली छमाही आधार पर करती हैं। अब इस महंगाई के पेट में छिपी है कई सारी ऐसी महंगाई जिसमें कि खाने पीने की महंगाई है, ईंधन की महंगाई है, वो तो 7% से बहुत ऊपर निकल चुकी है। वहां तो 7 का जो पैमाना वो लागू ही नहीं होता। थोक महंगाई तो 12% पर है और लंबे समय से है। भारत में जो फैक्ट्री से आने वाला कच्चा माल है उसकी महंगाई है, यानी ये खुदरा महंगाई की दोगुनी है। और इस साल ये माना जा रहा है कि थोक महंगाई 10% से नीचे आएगी, इस बात की गुंजाइश कम दिखाई देती है। मतलब वो डबल डिजिट में और 12-13 के आसपास होगी। महंगाई को ताकत देने वाले 2 कारक हमारे सामने मौजूद हैं। आज जब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तब भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले 82 पर हो गया है। यानी मंदी अगर आती भी है और जो कमोडिटी सस्ती हो रही हैं उसके कारण जो भी लाभ हमें मिलेगा वो डॉलर की मजबूती, रुपए की कमजोरी बराबर कर देगी। इसलिए जब दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें $90 से नीचे थीं पिछले 2 हफ्तों के दौरान, तब भी भारतीय रिजर्व बैंक औसतन भारत के लिए कच्चे तेल की कीमत $100 पर बैरल के आसपास आकलन कर रहा था। दूसरी तरफ खरीफ की कमजोरी, रबी और गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी, ये सब ऐसे फैक्टर हैं जो खाद्य महंगाई और ईंधन महंगाई को 7% से ऊपर रखेंगे। और जब ये दो महंगाई के भीतर के दो 7% के बास्केट हैं, जब ये दोनों 7% से नीचे आएंगे तब ओवरऑल महंगाई की दर नीचे आती दिखाई होगी। एक और महत्वपूर्ण चीज जो 7+ में है, जो उस अच्छे 7% के टारगेट को हासिल करने में बाधा बनती है, वो ये कि महंगाई बढ़ते जाने की अंतर्धारणा नहीं टूट रही है। महंगाई के एक्सपेक्टेशन को एंकर करने की कोशिश करते हैं रिजर्व बैंक। महंगाई नहीं रोक सकते, महंगाई टूथपेस्ट है, बाहर निकल आई तो भीतर नहीं जाएगी। बैंक्स ये कोशिश करते हैं कि महंगाई ना बढ़े इसकी संभावना लोगों के दिमाग में आती जाए। अगले 6 महीने में कीमतें घट जाएंगी, ये मान लें। अगर हमारे दिमाग में धारणा आ जाए तो हम शायद ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदेंगे। हमें पता चल जाए कि पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर रहेंगी तो हम शायद स्टोर नहीं करेंगे। कंपनियां अपने उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी उस हिसाब से करेंगी। हिंदुस्तान लीवर ने ये ठीक त्योहार के पहले आधिकारिक रूप से अपने बयान में कहा कि लागत पर दबाव बना हुआ है, कॉस्ट पर प्रेशर बना हुआ है, कीमतों में कमी की कोई गुंजाइश नहीं है, जीएसटी दरों में कोई कटौती नहीं होने वाली है और इसलिए महंगाई का दबाव उपभोक्ता बाजार पर बना रहेगा। अब आर्थिक विकास की जो वास्तविक दर है या जो कमाई है, जिस कमाई को हम नापते हैं, उसकी गणना तो महंगाई निकालकर, लागत में बढ़त को निकालकर होती है। यानी जीडीपी अर्थव्यवस्था की कमाई है जो लोगों में बांटी जाती है और वहीं से मांग की तुलना होती है। अब महंगाई को अगर अगले 6 महीने तक 7% से नीचे नहीं रहना है बल्कि उसे 5% से नीचे लाया जाना है, तब जाकर भारत की आर्थिक विकास दर को 7% की ग्रोथ बनाए रखने की ताकत मिलेगी। और इसलिए जब तक ये सत्ता, ये 7 का पार्ट कंट्रोल में नहीं आएगा और लंबे समय के लिए नहीं आएगा, रिजर्व बैंक के आकलन बता रहे हैं शुभम कि अगले साल जाकर हम 2023 में जाकर भारत की महंगाई 4 से 6% के रेंज में आ पाएगी। यानी अगले कुछ महीनों तक ये रहेगी। अब ये पहला 7% है, ये फर्स्ट 7% है जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को जकड़ रखा है। और अभी फिलहाल इस महंगाई की दर में तात्कालिक तौर पर कोई 7% से नीचे आने के कोई ठोस संकेत हमें नहीं दिख रहे हैं। तो देखिए, पहला 7% जो अच्छा है, यानी कि जीडीपी, अगर वो 7% रहना है तो पहला जो उसका खलनायक है वो है महंगाई। अंशुमान जी का कहना है कि अगर महंगाई 7% होगी तो भाई ये मान के चलिए कि अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास दर जो है वो 7% नहीं रहेगी। ये हो गया पहला सत्ता कि महंगाई 7% के नीचे रहे। सर, दूसरा सत्ता क्या है? दूसरा सत्ता और महत्वपूर्ण, और दूसरा सत्ता पहले सत्ते के इलाज के लिए बढ़ाया जा रहा है।
जा रहा है। ये कॉम्प्लिकेशन है, यही वो प्रोबेबिलिटी थ्योरी है। पहला 7% या पहला सत्ता जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे ज़्यादा बुरी तरह जकड़ रखा और जिसके कारण भारत की आर्थिक विकास दर के, कमाई घटने के, गरीबी बढ़ने के आकलन, बेकारी बढ़ने के आकलन आ रहे हैं, उसे रोकने के लिए एक दूसरा 7% का इंजेक्शन लगाया जा रहा है। 7% महंगाई का मतलब है कि रिजर्व बैंक की तरफ से कर्ज महंगा करना। रिजर्व बैंक बाजार में पूंजी की लागत बढ़ाता है जिससे कि बाजार में मांग कम हो, मांग टूटे और महंगाई की दर नीचे आए। पूरी दुनिया के बैंक करते हैं। देश की अधिकांश आबादी को कर्ज महंगा होने का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता हो, 12-14% लोग ही भारत में बैंकों से कर्ज लेते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा फर्क सरकार को पड़ता है क्योंकि सरकार भारत में सबसे ज़्यादा कर्ज लेती है और रिजर्व बैंक और सरकार रिजर्व बैंक की रेपो रेट पर कर्ज नहीं लेती, जिसे आप हमारी आपकी चर्चाओं में सुर्खियों में देखते हैं। वो रेपो रेट तो बैंकर्स के लिए होती है जिस आधार पर वो अपने कर्ज की लागत की, अपनी पूंजी की लागत की गणना शुरू करते हैं। सरकार तो 10 साल के बॉन्ड पे कर्ज लेती है और वो 10 साल का जो बॉन्ड है, वो जिसे हम बॉन्ड यील्ड के तौर पर बार बार चर्चा में लाते हैं और सुनते हैं, वो 10 साल का बॉन्ड बाजार में महंगाई और ब्याज दरों के रिश्ते का पैमाना होता है। और वो भारतीय बाजार में नहीं, अमेरिका के बाजार में भी, यूरोप के बाजार में भी, जापान के बाजार में भी, चाइना के बाजार में भी, कहीं भी 10 साल के बॉन्ड से बताते हैं कि बाजार में महंगाई और ब्याज दरों का रिश्ता क्या है। यानी अगर सरकार 7% से ज्यादा कर्ज ब्याज दर चुका रही है अपने 10 साल के बॉन्ड पर, तो बाजार में कर्ज की दर से ऊंची होगी क्योंकि सरकार सबसे बड़ा कर्ज लेने वाली है, तो बाजार में कर्ज की दर इससे ज्यादा सुरक्षित ग्राहक और सबसे सुरक्षित ग्राहक भी है, तो बैंक उसको सबसे पहले कर्ज देते हैं और बैंक बाध्य भी है देने के लिए। उनके पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर में सरकार को कर्ज देना होता है। रिजर्व बैंक ने मई के बाद अभी तक 1.4% ब्याज दर बढ़ाई है। सबसे तेज और सबसे स्विफ्ट बढ़ोतरी हाल फिलहाल के दशकों में रिजर्व बैंक ने ब्याज दर में इतनी तेज बढ़ोतरी की है। 1.9% ब्याज दर बढ़ाई है। ताजी मिला लें तो अब रेपो रेट तो वह रेट है जिसपे बैंक कर्ज देता, बैंकों को कर्ज देता है, लेकिन सरकारी बॉन्ड्स पर जब हम आज इस हफ्ते इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और कच्चे तेल की कीमत $94 से ऊपर है, तो भारत में बॉन्ड यील्ड 7.3 से 7.4% का स्तर पार कर चुकी है। यानी सरकार का जो 10 साल का बॉन्ड है उस पर ब्याज दर 7.5% के आसपास पहुंच रहा है। और ये केंद्र सरकार के बॉन्ड की स्थिति है। राज्यों को तो इससे बहुत ऊंचे दर पर 8% पर, 9% पर उनकी अपनी वित्तीय परिस्थिति के आधार पर कर्ज मिल रहा है। अब अगर रिजर्व बैंक के संकेत पढ़िए आप ध्यान से, करीब से, तो रिजर्व बैंक का मानना है कि भारत में रेपो रेट कम से कम 6.5% तक जाएगी। बल्कि शुभम, आज हम कुछ आकलन पढ़ रहे थे कि महंगाई में जो जिद्द दिख रही है वो 7% तक ले जा सकती है। भारत में रेपो रेट 7% तक जाएगी। तो जब भारत में रेपो रेट अभी इस समय 6% से नीचे है, तब सरकार को 7.5% पर कर्ज मिल रहा है। और अगर रेपो रेट 7% जाएगी तो सरकारों को मिलने वाले कर्ज की दर डबल डिजिट में हो सकती है, इस बात की आशंका है। तो जब रेपो रेट 6.5% हो जाएगी, महंगाई की दर 6% से नीचे आ जाएगी, तब यह जंग खत्म होगी। तब इसके खत्म होने के लिए सफेद झंडा लहराया जाएगा और तब यह माना जाएगा कि महंगाई से जंग जीत ली गई। अगर बॉन्ड यील्ड के लिए औसतन सरकार के 10 साल के बॉन्ड पर ब्याज दर 8% भी हो जाती है, जो हो जाएगी ऐसा लग रहा है, अभी आज की परिस्थितियों के आधार से देखें 8 से 8.5% होती है, तो उद्योग और उपभोक्ताओं के लिए तो फिर कर्ज की दर 12%, 11%, 12% के आसपास होगी। और यही वजह है कि सरकार कर्ज महंगा होने को लेकर या ब्याज का बोझ बढ़ने को लेकर सरकार सबसे ज़्यादा परेशान होती है। भारत में आम लोग उतना परेशान नहीं होते क्योंकि भारत में कर्ज लेने वालों की संख्या बहुत छोटी है। और इस बीच में जो मैं उद्योगों को देखें तो उनके लिए तो खैर ये उनकी बढ़ती लागत की आग में पेट्रोल जैसा है कर्ज महंगा होना। अब सरकार के 2008 के बाद हमने सरकार के 10 साल के बॉन्ड पर ब्याज दर घटते देखी थी। ध्यान रखना इतिहास की दृष्टि से जरूरी है कि 2008 के बाद भारत में सरकार के 10 साल के बॉन्ड पर यील्ड बहुत तेजी से गिरना शुरू हुई थी और वहीं से भारत में क्रेडिट की क्रांति होना भी शुरू हुई थी। वहीं से भारत में बहुत तेजी से कर्ज सस्ता होना शुरू हुआ, कर्ज की मांग बढ़ी, खासतौर से कंज्यूमर कर्ज, जो रिटेल बैंकिंग का पूरा एक्सप्लोजन हमने देखा है। या हमने हर व्यक्ति को कर्ज पर गाड़ी खरीदते, मकान खरीदते, पर्सनल लोन लेते जो दौर देखा, जो भारत में सब 7% के कंज्यूमर लोन का रेंज था, जब हम 6 से 7% और 6 से 9% के बीच उपभोक्ता कर्ज की दरें देखते थे। कोविड के दौरान इसका न्यूनतम स्तर आया था, कर्ज की दर न्यूनतम थी। अब इसमें
बढ़त शुरू हुई है। और ये बढ़ोतरी एक बार जब कर्ज में शुरू होती है, अगर आप इंडिया के 10 साल के बॉन्ड यील्ड का चार्ट देखें तो आपको इस ताजी गिरावट का चार्ट यहाँ से दिखाई देगा कि हमने कैसे 10 साल के बॉन्ड यील्ड में गिरावट को देखा था। और 10 साल के बॉन्ड यील्ड के आधार पर ही आप बैंकों से उपभोक्ताओं को मिलने वाले कर्ज के दर की तुलना कर सकते हैं। कोविड का लॉकडाउन खत्म होने के बाद उद्योगों से कर्ज की मांग नहीं बढ़ रही है। हम लोगों ने बैंक सेंट्रल प्लस से चर्चा की थी। उपभोक्ताओं की तरफ से कर्ज की मांग में बढ़ोतरी हुई। उद्योगों ने भी नया कर्ज नहीं लेना शुरू किया है, बल्कि उद्योगों के कर्ज की मांग 1% भी नहीं बढ़ी। और एक्सपोर्टर्स भी, जो निर्यातक भी हैं, वो नया कर्ज नहीं ले रहे हैं। कर्ज की लागत बढ़ना इसलिए सबसे बड़ी चुनौती, यहाँ 7% से ऊपर जाना, ये जो इस 7 का फेयर है या ये जो दूसरा 7% है, ये इसलिए शुभम चिंताजनक है कि भारत अभी करीब करीब $3 ट्रिलियन के आसपास की अर्थव्यवस्था है औसतन, अगर आप माने, जिसमें कर्ज का हिस्सा करीब $1.6 ट्रिलियन है, अगर आप डॉलर में कैलकुलेट करें, क्योंकि ये आंकड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर में कैलकुलेट किए जाते हैं। बैंक कर्ज का जीडीपी का रेशियो 56% है, कोविड से पहले की स्थिति में है। और कॉर्पोरेट कर्ज और जीडीपी का रेशियो 90% के आसपास है, क्योंकि कॉर्पोरेट को सबसे ज़्यादा कर्ज मिलता है। विकसित देशों में टोटल प्राइवेट कर्ज का अनुपात जीडीपी का 200% के आसपास है, यानी जितना जीडीपी है उसका 200% प्राइवेट कर्ज है। स्टेट बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था पिछले साल कि भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए करीब करीब कर्ज $1 ट्रिलियन पर पहुंचाने होंगे। सस्ते कर्ज की रफ्तार को बढ़ाकर $1 ट्रिलियन पर पहुंचाना होगा। पर इतने ज़्यादा कर्ज बांटने के लिए, लोगों को इतना ज़्यादा कर्ज लेने की क्षमता पैदा करने के लिए भारत में सबसे पहले सरकार को मिलने वाले कर्ज पर ब्याज दर कम होनी होगी कि वो जब 5-6% पर 5% पर कर्ज लेना शुरू करेगी, तब बाजार में ब्याज दर कम होगी। और जब तक सरकार को मिलने वाला कर्ज सस्ता नहीं होगा, सरकार के 10 साल के बॉन्ड पर ब्याज दर नहीं घटेगी, बैंक सस्ता कर्ज नहीं बांट पाएंगे, क्योंकि बैंकों की पूंजी की लागत बढ़ेगी और ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी। तो ये दूसरा 7% है, ये दूसरा 7% है, जहां 7% से ऊपर चुनौती ही चुनौती है। चुनौती यानी कि जैसे ही महंगाई 7% और कर्ज 7% होगा, जीडीपी अपने आप नीचे आ जाएगी। जब तक ये दोनों नीचे नहीं आएंगे, तब तक जीडीपी ऊपर नहीं बढ़ेगी। सर, फिर अब भारत पर दांव लगाने वाली जो एजेंसियां हैं, चाहे वो कंपनियां हैं या बैंक मान लीजिए, भारत पर दांव लगाने वाले कौन से आंकड़े फिर गौर से पढ़ेंगे अब? हाँ, अब इस समय, इसलिए जब हम इस पर आपसे चर्चा कर रहे हैं और भारत के आर्थिक विकास दर के आकलन क्यों गिर रहे हैं, सरकार की तरफ से ही ये सारे आंकड़े जाते हैं। पहली चीज तो ये कि दिलचस्प बात समझना जरूरी है कि कोई भी एजेंसी दुनिया की कहीं साइलों में बैठकर आकलन नहीं देती। ये सारे आकलन से भारत सरकार की तरफ से ही सूचनाओं के आदान प्रदान के तहत मिलते हैं। और इस सारे आकलन, और आपको हमेशा आश्चर्य होता होगा कि सरकार अपनी तरफ से कोई दूसरा आकलन देती है और वर्ल्ड बैंक वहां से सूचनाएं लेकर, IMF वहीं भारत सरकार से सूचनाएं लेकर एक दूसरा आकलन देता है। पर यही तरीका है कि इंडिपेंडेंट एजेंसियां अपने तरह से आकलन करके आपको बताती हैं। भारत के भविष्य पे दांव लगाने वाले लोग इस समय 2-3 आंकड़े करीब से पढ़ रहे हैं, जिस पर निगाहें हमारी आने वाली रहेंगी, खासतौर से फेस्टिव सीजन में। भारत में जो हमारा आपका कंजम्पशन स्पेंडिंग है, जो हमारा उपभोक्ता खर्च है, वो जीडीपी के GVA का करीब 45% हिस्सा है। यानी यहाँ से ही सबसे ज़्यादा वैल्यू एडिशन आता है, अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने का सबसे बड़ा संकेत है। और टोटल जीडीपी अगर आप देखें भारत का, तो उसमें इसका हिस्सा करीब 60% के आसपास है। यानी 100 रुपये के जीडीपी में 60 रुपया सिर्फ और सिर्फ जीडीपी हम और आप पैदा करते हैं, जो हम अपनी खरीद खपत करते हैं। 2019 के बाद से, ये सरकार के आंकड़े और तमाम एजेंसियों के आंकड़े हैं, 2019 के बाद से भारत में परिवारों की इनकम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। भारत की हाउस होल्ड इनकम ऑलमोस्ट स्टेबल है या नीचे गिरी है। अगर आप अभी इंडिया रेटिंग का एक ताज़ा अध्ययन देखें तो ये बताता है कि महंगाई हटाने के बाद 2019, महंगाई को अगर निकाल दिया जाए तो 2019 के बाद भारत के शहरी इलाकों में वेतन वृद्धि की दर या उनकी मजदूरी की दर -3.7% है, यानी नेगेटिव 3.7% है महंगाई के रेशियो में, और ग्रामीण इलाकों में -1.7% है। यानी अगर आप महंगाई से उनकी ज़िंदगी जीने की लागत को जोड़ लें तो वो निगेटिव में है, उनकी इनकम कम हुई है, उसमें गिरावट आई है। और यही वजह है कि स्थायी मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय का स्तर अभी भी प्री कोविड लेवल तक नहीं गया है। अगर आप, जो कि बड़ा क्रूड और बड़ा व्यापक फार्मूला है प्रति व्यक्ति आय का जीडीपी को बांटने का, हालांकि उसमें कई सारे पेंच हैं, लेकिन अगर आप उसे केवल प्री कोविड लेवल से नापने की कोशिश करें, ये इस साल की पहली तिमाही तक की स्थिति है, हम अभी वहीं खड़े हुए हैं प्रति व्यक्ति आय के मामले में जहां हम कोविड से पहले थे। दूसरी चीज़ ये
कि ताजे जो जीडीपी के आंकड़े हमारे पास आए, उसने ये भी बताया कि भारत की पर कैपिटा कंजम्पशन भी अभी कोविड के पहले स्तर पर नहीं पहुंची। पर कैपिटा कंजम्पशन, ओवरऑल कंजम्पशन में आपको बढ़ोतरी दिखाई देगी, पर प्रति व्यक्ति खपत जो महत्वपूर्ण है, तो प्रति व्यक्ति आय में भी जो वेजेस में गिरावट दिख रही है और प्रति व्यक्ति खपत में गिरावट दिख रही है। ये एक पहला आंकड़ा है जिस आंकड़े को दुनिया भर की एजेंसियां करीब से पढ़ रही हैं और जानने की कोशिश कर रही हैं। और इसी बीच महंगाई आ गई और कर्ज के सहारे जो कंजम्पशन की ग्रोथ दिखती थी वो नहीं दिखाई देती। अगर आप मनी सेंटर रेगुलर देख रहे हैं तो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि सस्ती बाइक्स की मांग नहीं बढ़ रही है, सस्ती कारों की डिमांड बढ़ने में काफ़ी समय लगा है। अब थोड़ा सा त्यौहार में हमें बढ़ोतरी दिखाई दी, आगे सस्टेन करेगी कि नहीं करेगी ये हमें दिखाई देता है। ये सबसे पहला महत्वपूर्ण आंकड़ा है जिसे पढ़ा जा रहा है और इसीलिए शायद भारत सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से कहा जा रहा है कि भारत की कंजम्पशन स्टोरी इंटैक्ट है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने भी अपने बयान में ये कहा, लेकिन वो कंजम्पशन स्टोरी बड़े पैमाने पर मैक्रो लेवल पर तो इंटैक्ट दिख रही है, लेकिन जब आप नीचे के स्तर पर जाकर देखें तो रूरल सेक्टर से डिमांड के आंकड़े देखें, एफएमसीजी कंपनियों के आंकड़े देखें तो बता रहे हैं कि खपत वाली कहानी, जो खपत का उत्साह है ना कि झोला उठाकर बाजार में खरीदने निकल पड़े या 2 चीज़ें खरीदने की जगह 4 चीज़ें खरीद ली, वो बात अभी कहीं नदारद है। सर, आज जब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वर्ल्ड बैंक का अनुमान 24 घंटे पहले ही आया जिसमें विकास दर को 1% घटा दिया गया। इससे पहले नोमुरा जैसी एजेंसियां तो 5.4% के अनुमान लगाए बैठी हैं। क्यों घटा रही हैं दुनिया भर की एजेंसियां जो भारत का जीडीपी अनुमान घटा रही हैं, आर्थिक विकास की दर को घटा रही हैं, क्यों घटा रही हैं? यहाँ एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है। ये जो आपके पास हमारे पास अनुमान आते हैं शुभम, ये बराबर बदलने वाले, तेजी से बदलने वाले अनुमान है और आमतौर पर विश्व बैंक ने जैसे साल में तीसरी बार घटाया और भारत की आर्थिक विकास दर 6.5% से 5.5% के बीच आ गई। पहले लेवल थे वो 7 से 8% के बीच के थे। जब हम फरवरी मार्च में थे तब ये कहा जा रहा था कि भारत की आर्थिक विकास दर इस साल 7 से 8% के आसपास रहेगी। फिर वो 7.5 से 7.5 के बीच आई और अब हम 6 से और 7% के बीच में खड़े हैं। बल्कि कुछ जो कंजर्वेटिव आकलन है नोमुरा या अंकटाट के, वो 6% से नीचे के भी हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज़ देखना ज़रूरी है कि मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जब अभी हाल में अपनी ताज़ी रिपोर्ट दी 3-4 महीने पहले, तो उसने एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े की तरफ जिक्र किया और जिसे हमारे लिए इस कार्यक्रम में समझना जरूरी है कि आकलन क्यों घट रहे हैं। और इन आकलनों को केवल आप 2023 के संदर्भ में ही ना देखें। 2024 में भारत की आर्थिक विकास दर के ज़्यादातर आकलन 5% से नीचे के, 5.5% के, 6% के आसपास के हैं और 5% से नीचे होना वास्तव में चिंता की बात है। मुद्रा कोष ने यह कहा कि भारत का पोटेंशियल जीडीपी 6.25% की जगह 6% से ग्रो करेगा। पोटेंशियल जीडीपी अपने आप में काफ़ी चर्चित और काफ़ी अलग अलग बहसों में आने वाला एक पैमाना है। पोटेंशियल जीडीपी का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति में, अगर हम इसे किसी व्यक्ति पर अप्लाई करें तो उस व्यक्ति की अधिकतम शक्ति कितनी हो सकती है, उसके शरीर में अधिकतम कितनी ताकत हो सकती है किसी काम को करने की। इसी का अगर आप मानवीकरण कर दें और अर्थव्यवस्था को एक व्यक्ति मान लें तो कोई भी अर्थव्यवस्था अपनी अधिकतम क्षमता से कितने तेज दौड़ पाएगी, उस शर्त पर जबकि उसकी महंगाई उस अर्थव्यवस्था के लिए सहनीय स्तर पर रहे। यही वो 7 का फेर है कि सहनीय स्तर पर महंगाई 4 से 6%, उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था महंगाई को न्यूनतम रखते हुए, महंगाई को सहनीय स्तर पर रखते हुए, यानी लोगों की जिंदगी जीने की लागत को स्थायी रखते हुए लोगों की कमाई बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से दौड़ सकती है, इसे हम पोटेंशियल जीडीपी से नापते हैं। और IMF ने अपनी ताजी रिपोर्ट में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की पोटेंशियल जीडीपी अब अगले कुछ वर्षों में 6% से ज़्यादा नहीं दिखाई देगी। हमें पता है कि जीडीपी में जो है वो उसमें उसका मतलब है कि किसी एक समयावधि में भारत किसी भी अर्थव्यवस्था में जितना उत्पादन होता है उसकी कीमत, उसका मूल्य जीडीपी, जिसमें प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों शामिल हैं। अब यहाँ चुनौती ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को अगर अपनी विकास दर में तेजी लानी है तो उसे महंगाई बढ़ानी पड़ेगी, उसे महंगाई झेलनी पड़ेगी, तभी वो पोटेंशियल है। और महंगाई हम बढ़ी हुई अभी देख ही रहे हैं कि हमारे पास इतनी तेज महंगाई के बाद भी अर्थव्यवस्था की विकास दर में बढ़ोतरी नहीं हो रही। अब ये ट्रेड ऑफ सबसे मुश्किल है, यही सबसे मुश्किल गुत्थी होती है अर्थव्यवस्था के प्रबंधन में। अब यूरोप या अमेरिका की कोई कंपनी हो, उसे अगर भारत में निवेश करना हो या किसी व्यक्ति को भारत में नई कंपनी लगानी हो तो वो शायद भारत के तिमाही छमाही आंकड़ों को नहीं देखेगा, वो भारत की अर्थव्यवस्था के पोटेंशियल जीडीपी को देखेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के पोटेंशियल जीडीपी को देखकर समझने की कोशिश करेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास की क्षमता कितनी है और कहाँ से वो महंगाई
बढ़ने लगेगी और लोगों की खपत और मांग में कमी होना दिखाई देगी, क्योंकि जीडीपी के सारे फैसले, भारत निवेश के फैसले सारे भविष्य पर केंद्रित होते हैं। तो अगर सालाना जीडीपी की दर पोटेंशियल जीडीपी से तेज है तो महंगाई आएगी। बिल्कुल। अगर 6% की पोटेंशियल जीडीपी और सालाना आर्थिक विकास दर 7-7.5% तो मानकर चलिए कि एक सीमा के बाद महंगाई जरूर आएगी। और अगर नीचे है पोटेंशियल जीडीपी से तो अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ रही है। अब आईएमएफ का यह मानना है, विश्व बैंक ने भी अपनी इसी रिपोर्ट में इस बात को जिक्र किया है और बाकी एजेंसियों ने भी किया है, उनका यह मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था महंगाई को आमंत्रित किए बगैर, तेज महंगाई को आमंत्रित किए बगैर बहुत तेज रफ्तार से नहीं दौड़ सकती। और ये चीज़ हम पिछले 1 साल में लगातार शुभम देख रहे हैं कि भारत की रिकवरी जब आई तो उसके साथ महंगाई भी आ गई। बिल्कुल आ गई। जैसे ही भारतीय अर्थव्यवस्था ने लॉकडाउन के बाद रिकवरी शुरू की, बहुत तेजी से भारत की महंगाई बढ़ना शुरू हुई। हालांकि उसमें एक बड़ा हिस्सा ईंधन की महंगाई का भी था, पर उसमें टैक्सेशन भी एक पहलू था। लेकिन जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था में मंदी से उभरने की कोशिश दिखाई दी, महंगाई में बढ़ोतरी हुई। अब मुद्रा कोष जैसी तमाम एजेंसियां अगर ये कह रही हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था 5-6% की या 6% की आर्थिक विकास दर से आगे बढ़ेगी, तो हमें फिर रिजर्व बैंक की एक बात और याद आती है। रिजर्व बैंक ने अपनी ताजी रिपोर्ट में, जो अपनी एनुअल रिपोर्ट आई थी, जिस पर काफ़ी चर्चा हुई थी सरकार की तरफ से, उस पर कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई, पर रिजर्व बैंक ने कहा था कि 2021 में, 2022 में और 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था को 19 लाख करोड़, 17 लाख करोड़ और 16.4 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है लॉकडाउन और मंदी के कारण। अगर इसे देख लिया जाए तो इस घाटे की भरपाई करने में भारत को 2035 तक का समय लगेगा। तब ये नुकसान जो उद्योग बंद हुए, जो रोजगार गए, जो कमाई और जो खपत टूटी, इसे माना जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था को इस रिकवरी में 2035 तक का समय लगेगा। और अगर इस नुकसान की भरपाई 2030 तक ही करनी है, यानी अगले 6 साल में, 7-8 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था को इस नुकसान की भरपाई कर लेनी है, गड्ढा भर लेना है, जितना गंवाया हमने 3 साल में उसे हासिल कर लेना है, तो भारत को अगले एक डिकेड में कम से कम 9% की औसत विकास दर चाहिए, 9% की। और उसमें भी शुरुआत के 3-4 सालों में ये डबल डिजिट की ग्रोथ रेट चाहिए, 10% के आसपास, 10-11% की। तब आप अगले एक दशक में औसतन 9% की आर्थिक विकास दर का लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। क्योंकि नुकसान की भरपाई के लिए ज़रूरी है कि लोगों की इनकम बढ़े, ताकि खपत बढ़े, डिमांड बढ़े, लोग खरीदना शुरू करें। तो अगर ऊपर के 2 पैमाने हैं, 7% का जो हमने आपको 7 का फेर बताया, यानी बॉन्ड यील्ड और महंगाई 7% से ऊपर है और रहती है, तो फिर भारत का जीडीपी 6% से नीचे धंस जाएगा। और अगर भारत बॉन्ड यील्ड और महंगाई नीचे रहती है, 6% से नीचे रहती, तो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए फिर ये 8-9% की रफ्तार में दौड़ने की संभावना दिखाई देगी। तो इनमें से 2-7 को हटना होगा, 2-7 को गिरना होगा, तब भारत में तेज ग्रोथ की गिनती शुरू होगी। तो बस वही बात है ना कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए आग का दरिया है और डूब के जाना है। और ये बड़ी प्रोबेबिलिटी, ये बड़ी गुत्थी है जिसे शायद सरकार को अब खोलने की कोशिश करनी चाहिए। एक ही जगह सरकार इस पूरी व्यवस्था में इंटरवीन कर सकती है, इन 2-7 में, जहां अंतिम बात अंत में 2 जगह सरकार इसमें इंटरवीन कर सकती। एक जगह वो जहां टैक्स वाली महंगाई कम करे और उसके लिए अपने खर्चे कम करे। अगर सरकारें अपने खर्चे काटती हैं तो उनके कर्ज की ज़रूरतें कम होंगी, और जब सरकार के कर्ज की ज़रूरतें कम होंगी तो बाजार में ब्याज दरें कम करने में रिजर्व बैंक को मदद मिलेगी। और दूसरी तरफ अगर सरकारें टैक्स कम करती, खासतौर पर खपत पे लगने वाला जो अनंत टैक्सेशन है, जीएसटी और तरह के, इसमें अगर वो कमी करती हैं तो लोगों के हाथ में थोड़ी ज़्यादा पैसा उपलब्ध होगा, जिससे कि बाजार में डिमांड भी कम आएगी। और जो बाकी फैक्टर्स टैक्स वाली महंगाई बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, महंगाई के कारण सरकार का जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, महंगाई के कारण कंपनियों को मिलने वाली आय में बढ़ोतरी हो रही, वो सारे फैक्टर्स में टैक्सेशन का फैक्टर अगर थोड़ा सा पीछे किया जाएगा तो शायद हम अगले 1 साल के भीतर या 6 महीने के भीतर चीज़ें बेहतर होती देख सकेंगे। बिल्कुल। तो ये आज का 7 का फेर है कि अगर ये 2-7 होंगे, महंगाई और महंगा कर्ज, तो ग्रोथ नहीं होगी। और अगर आपको ग्रोथ चाहिए, जो हम सबके लिए ज़रूरत है, अच्छी जीवन के लिए, अच्छी नौकरियों के लिए, अच्छे पैसे, अच्छे कमाई के लिए, अच्छी खपत के लिए, तो आपको महंगाई और महंगे कर्ज, इनको कम रखना ही होगा। सर, अब समय सवाल जवाब का। वेद प्रकाश जी का पहला सवाल है, वो कह रहे हैं कि मनरेगा को 16 साल हो गए,
इतने लाखों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद मजदूरों की आर्थिक जरूरत ज्यादा क्यों नहीं बदली? मनरेगा का उद्देश्य भी नहीं था मजदूरों को नियमित आर्थिक जरूरत देना। मनरेगा का उद्देश्य ये था कि मनरेगा संकट की परिस्थितियों में ग्रामीण इलाकों में लोगों को काम देगी, और खासतौर से उन लोगों को काम देगी जो भूमिहीन हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है। मनरेगा पर सबसे ज़्यादा डिपेंडेंस हमने हाल के 2-3 सालों में देखी, जब कोविड आया और बहुत सारे लोग शहर छोड़कर गाँव चले गए। अगर शहरी अर्थव्यवस्था में डिमांड आ जाए, काम शुरू होने लगे, मांग होने लगे, तो हम फिर उस पुरानी परिस्थिति में पहुँच सकते हैं जब गाँव में भी वेतन की दरें, मजदूरी की दरें बढ़ेंगी और शहर में भी मजदूरी की दरें बढ़ेंगी। क्योंकि अगर श्रमिकों की आपूर्ति और श्रमिकों की मांग या श्रम की मांग शहरी इलाकों में बढ़ने लगे, लेबर की डिमांड बढ़ने लगे, तो ग्रामीण इलाकों में मनरेगा को चलाए रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होगी, सिवाय कि कोई अगर प्राकृतिक आपदा या संकट ना आए। तो मनरेगा एक आपातकालीन व्यवस्था है। मनरेगा कोई इनकम गारंटी स्कीम नहीं थी। मनरेगा केवल उन लोगों के लिए, और वो भी साल भर में केवल 180 दिनों के लिए, जो अब वो भी नहीं मिल पाता है, 45-50 दिनों का मिल पाता है। तब भी अगर कोई आदमी मनरेगा में, मान लीजिए हम हाइपोथेटिकली माने शुभम कि उसको 180 दिन का काम मिला, तब भी उसको बाकी दिनों के लिए कोई ना कोई काम तो अपने लिए ढूंढना ही पड़ेगा, और वो काम उसे बाजार से ही मिलेगा। अगला सवाल सर विष्णु जी का, वो कह रहे हैं कि आर्थिक असमानता को कम करने के लिए क्या सरकार अनऑर्गेनाइज सेक्टर और एमएसएमई सेक्टर में न्यूनतम आय या मजदूरी तय कर सकती है, जैसे अमेरिका यूरोप में है? भारत में न्यूनतम मजदूरी की दरें हैं। हर केंद्र सरकार की तरफ से एक रेफरल रेट आती है, और फिर अलग अलग राज्य सरकारें अपने न्यूनतम मजदूरी की दरें तय करती हैं। अलग अलग राज्यों का अलग अलग स्तर है। तो भारत में न्यूनतम मजदूरी की दरें हैं, और कमोबेश कई सारे जगह वो लागू भी होती हैं, क्योंकि खासतौर से कंपनियां, जो छोटी और मझोली कंपनियां, उन्हें लेबर एक्ट के तहत इंश्योर करना पड़ता है कि वो न्यूनतम मजदूरी की दर लागू करें। पर वहाँ दुविधा ये कि जो न्यूनतम मजदूरी की दर है वो बहुत ही न्यूनतम है, उसकी न्यूनतम होने का लेवल बहुत कम है। हम कभी विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे कि भारत का जो पूरा न्यूनतम मजदूरी का स्ट्रक्चर है, ढांचा है, उसमें किस एक बड़ी चीज़ की कमी है, और जो वो कमी जब तक पूरी नहीं होगी तब तक आप भारत में एक बहुत बड़ी आबादी को 15-16 हज़ार रुपये महीने के इनकम टैक्स से बाहर निकलता नहीं देखेंगे। और यही वो क्लास है जहाँ से हमें भविष्य के उपभोक्ता या भविष्य की मांग मिलने की उम्मीद है। तो ये थे आज आपके सवालों के जवाब। अब सर बात इनकम की। इनकम पर इस बार की क्या सलाह है, क्या नुस्खा है? इनकम पर आप मनी9 के ऐप पर एक शो ज़रूर देखिए जिसका नाम इंश्योरेंस सेंट्रल है। आपने इस तरीके का शो आमतौर पर नहीं देखा होगा। हम यहाँ आपको पहली बार एक इस तरीके के फैसले लेने की ताकत से लैस कराते हैं, जहाँ हम 2 बीमा पॉलिसीज़ के बीच में मुकाबला कराते हैं। इंश्योरेंस के बीच में हमारे यहाँ प्रियंका संभव इस शो को लेकर आती हैं। इस शो में इस बार हम 2 प्रमुख कंपनियों की पॉलिसीज़ पर चर्चा कर रहे हैं, और उनके आपस में मुकाबले को आपको दिखाएंगे ताकि आपको फैसला लेने में आसानी हो। हम नाम नहीं बताएंगे यहाँ कि कौन सी वो पॉलिसीज़ हैं, लेकिन 2 बड़ी कंपनियों की बीमा पॉलिसी जो एक जैसी हैं, उनमें से कौन सी पॉलिसी किस तरह से अच्छी है और कौन सी पॉलिसी किस तरह से कमज़ोर है, इसे जाने। और इसके अलावा बीमा क्षेत्र में जो भी कुछ घट रहा है आपके पास, पूरे महीने में एक बार इस शो के जरिए आप सब कुछ जान सकते हैं कि आप क्या बीमा खरीदने के फैसले कैसे होने चाहिए, सरकार की नीतियों में कहाँ कैसा बदलाव हो रहा है। चलिए अब बारी किस्सों के सिक्के की। सर इस बार किस्सों के सिक्के में क्या खास है? इस बार किस्सों के सिक्के में ब्रिटेन की चर्चा है, और हम लोगों को भी उम्मीद नहीं थी शुभम कि ब्रिटेन की या यूके की नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस की बोहनी इतनी खराब रहेगी। उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिससे ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में त्राही त्राही मच गई, पाउंड बिल्कुल तलहटी से जा लगा, सारी नीतियां उलट पलट हो गई, और बाद में उन्हें वो फैसला वापस लेना पड़ा। ऐसी किरकिरी हाल फिलहाल के दशकों में ब्रिटेन की किसी सरकार की नहीं हुई। लेकिन इतिहास लिज ट्रस इतिहास के रोशनी में लिज ट्रस कुछ दोहरा रही हैं। लगभग ठीक बिल्कुल ऐसा ही काम विंस्टन चर्चिल ने किया था। वो वाले चर्चिल नहीं जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार में की लड़ाई का आगे से नेतृत्व किया था, बल्कि वो वाले विंस्टन चर्चिल जो अपने पिछले राजनीति के दौर में ब्रिटेन के वित्त मंत्री थे। उन्होंने वो क्या किया था और कैसे ब्रिटेन की पूरी अर्थव्यवस्था संकट में फंस गई थी, और उन्हें वो फैसला कैसे वापस लेना पड़ा। इस बार किस्सों के सिक्के में हम सुनेंगे ये किस्सा। चलिए, तो इस बार का किस्सों का सिक्का भी ऐसा ही है कि जो है वो था टाइप का, कि जो आप अभी देख रहे हैं, जो आप अभी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो पहले भी हुआ है। कब हुआ है ये आपको किस्सों का सिक्का हर बार बताता है अंशुमान जी। ऐसा ही किस्सा निकाल के लाते हैं। सर बस चलते चलते एक किताब और बता दीजिए जिसको पढ़ लें इस हफ्ते। इस हफ्ते एक पुरानी क्लासिक किताब हम हमने कभी कोशिश की थी पर उपलब्ध नहीं थी, अभी हमको उपलब्ध हुई है।
आर्कियोलॉजी में पुरातत्व में एक थोड़ी सी पुरानी किताब है, पर वो ये समझने की सूझ हमें देती है कि जो हम दुनिया में देशों का विघटन देख रहे हैं, यूरोप में कई सारी चुनौतियां दिख रही हैं, रूस और यूक्रेन का युद्ध दिख रहा है पुरातत्व या इतिहास हमें क्या बताता है कि जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ होती हैं, जो जटिल समाज होते हैं, वो क्यों बिखर जाते हैं। काफ़ी प्रतिष्ठित किताब है जोसेफ टेंटर की, दुनिया में काफ़ी इस किताब को रेफ़र किया जाता है ये समझने के लिए कि किसी समाज में जब विघटन या किसी व्यवस्था में जब विघटन आता है तो उसकी वजह क्या होती है। ये किताब मैंने भी कल ही मंगाई है, इसके बारे में काफ़ी सुन रखा था, इसको पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। कुछ किस्से हो सकता है इससे किस्सों के सिक्के में आपको के सामने आए। चलिए, तो ये किताब है इस हफ्ते जो अंशुमान जी आपको सजेस्ट करना चाहते हैं, जिसको आप पढ़ सकते हैं। तो ये मनी 9 के मोबाइल ऐप पर आप ताज़ा संस्करण देख रहे हैं इकोनॉमिकम का, और यूट्यूब पर आपको मिलेगा पिछले हफ्ते का संस्करण। सर, पिछले हफ्ते का संस्करण कौन सा था जो हम यूट्यूब पे इस बार देखेंगे? पिछले हफ्ते हमने बात की थी डॉलर इंडेक्स पर और डॉलर इंडेक्स की मजबूती पर, और हम दुनिया में डॉलर इंडेक्स की मजबूती के बाद किस तरीके की उथल पुथल मचती रही अर्थव्यवस्थाओं में और क्यों रुपए को बचाने की कोशिशें लगातार असफल हो रही हैं, हमने गहराई से इसे समझने की कोशिश की थी। और ख़ासतौर से हमने वो किस्सा बताया था कि डॉलर इंडेक्स ने दुनिया के देशों को एक तरह से, डॉलर इंडेक्स की मजबूती ने दुनिया के देशों को एक तरह से एकजुट किया और अमेरिका को पहली बार अपने इतिहास में डॉलर के अवमूल्यन के लिए बाध्य किया था। क्या ऐसा दोबारा हो सकता है? कितनी संभावनाएं इस बात की हैं, हमने इसे परखने की कोशिश की है। चलिए, तो ये था हमारा आज का इकोनॉमिकम का संस्करण। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने सुझाव, अपने सवाल जरूर भेजिए, अगले एपिसोड में आपके सवालों को शामिल करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया। अर्थात की नई किस्त का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते फिर आऊंगा अंशुमान जी के साथ इकोनॉमिकम लेकर, अर्थात लेकर, नई वेब सीरीज या किताब लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।